लोग आ जाएंगे, मैं तो सुनने जा रहा था, तो सुनने जाओगे नहीं? तो बोला नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ भी आता है, उसमें कुछ भी आता है, मुझे सूट नहीं करती। कुछ करना है जी हाँ मालूम पड़ना चाहिए कि मालूम पड़ना चाहिए कि आप कौन हैं। हाँ आप कौन हैं। पुरानी मेरे पास है वो कॉपी। रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित रजा उत्सव के अंतर्गत कवि सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ा शिथिल हूँ क्योंकि इतने दिनों से चल रहा है तो थोड़ी थकान हो गई, तो इसलिए आप क्षमा करेंगे अगर मैं उतना उल्लसित नहीं दिख रहा हूँ ना आम तौर पर होता। रजा साहब का हिंदी कविता प्रेम अपार था और बहुत लंबा था। खैर उनके और हिंदी कविता के संबंध पर हमने एक छोटा सा सत्र भी रखा है, उस पर ज़्यादा विस्तार से बात होगी, लेकिन वो संभवतः ऐसे एकमात्र आधुनिक चित्रकार हैं जिन्होंने इतनी सारी कवियों की कविता पंक्तियों को अपने कैनवास पर अंकित किया। और अगर आप उनकी सूची देखें तो वो इतनी लंबी है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, गालिब, मीर, निराला, महादेवी, मुक्तिबोध, हग्गे इत्यादि इत्यादि, यहाँ तक कि मेरी पंक्तियां भी, केदारनाथ सिंह। तो उनकी बहुत बड़ी मतलब अगर चित्रकला के बाद उनकी किसी और चीज में बड़ी गहरी दिलचस्पी थी तो वो थी कविता। तो इसलिए जब हम लोगों ने तय किया कि उनकी स्मृति में हम हर वर्ष एक बड़ा आयोजन करेंगे, दिल्ली में बहुत समारोह होते हैं लेकिन वो 1 या 2 कलाओं तक सीमित होते हैं, तो हमने पहली कोशिश की है कि इतनी सारी कलाओं को एकत्र किया जाए। रजा फाउंडेशन जैसा आप जानते हैं सैयद हैदर रजा की उदारता का प्रतिफल है और उसमें एक बड़ा योगदान हिंदी लेखिका कृष्णा सोपती का भी है। कुछ वर्षों पहले
उन्होंने 1 करोड़ रुपए रजा फाउंडेशन को दिए थे, और अभी जो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि मिली वो भी 11 लाख रुपए उन्होंने रजा फाउंडेशन को दिए। तो इस फाउंडेशन पर 2 बड़ी हस्तियों की उदारता की आशीष छाया है। आप जानते हैं रजा फाउंडेशन की गतिविधियां बहुत सारी हैं अनेक क्षेत्रों में। साहित्य में हमने 2 युवा लेखकों और आलोचकों के आयोजन किए हैं, युवा 2016 और युवा 2017। हमने अंधेरे में अंतःकरण नाम से मुक्तिबोध की जन्मशती पर एक बड़ा आयोजन रायपुर में किया। आज कविता नाम से हम एक त्रैमासिक आयोजन करते हैं जिसमें 4 कवियों को कविता पढ़ने बुलाते हैं। मौलाना हादी पर भी हमने एक सेमिनार किया था। साहित्य सभ्यता विचार की पत्रिका समास रजा फाउंडेशन प्रकाशित करता है, और शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य पर एक अति विलंबित पत्रिका स्वर मुद्रा का प्रकाशन भी हम करते हैं। अज्ञेय, शमशेर, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, रेणु, रघुवीर सहाय, नागार्जुन की जीवनियां इस समय रजा फाउंडेशन की फेलोशिप के अंतर्गत हमारे कुछ महत्वपूर्ण लेखक लिख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के बीतते न बीतते उनमें से कुछ जीवनियां प्रकाशन के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। साहब की बड़ी चिंता ये थी कि हम तो हिंदी में कुछ नए ढंग की पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए, तो हम लोगों ने एक रजा पुस्तक माला आरंभ की है, जिसके पहले सेट में राजकमल से हमने 23 पुस्तकें प्रकाशित की। हमारे सहयोगी हैं पीयूष दहिया। गांधी रजा साहब का एक स्थायी आकर्षण थे, तो उसमें गांधी पर 3 पुस्तकें, प्रार्थना प्रवचन के 2 खंड, एक गांधी जी की मेजबानी जिस महिला ने की थी उसकी पुस्तक है एंटरटेनिंग गांधी, जिसका हिंदी अनुवाद गांधी की मेजबानी नंद किशोर जी ने किया। समाज में बहुत सारे लंबे संवाद होते रहे हैं, तो उनका एक 3 कमलेश, रतन थियम और नवज्योति सिंह, इन से जो संवाद हैं वो पुस्तकाकार प्रकाशित है। परसों पहले भारत भवन में पूर्वग्रह के अंतर्गत अंत और आरंभ, 20वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का आरंभ, इसको लेकर एक व्याख्यान माला हमने आयोजित की थी। तो उसका एक संचयन जो मदन सोनी ने संपादित किया है उसमें शामिल है। हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का पुनर्प्रकाशन भी कर रहे हैं। मसलन ब्रज के पृथ्वी काव्य का एक अद्भुत संचयन किया था प्रभुदयाल मीतल ने, और राहुल सांकृत्यायन ने उसकी भूमिका की 50 वर्ष पहले, तो उसका हमने पुनर्प्रकाशन किया है। थोड़ी सी नाम में बदलाहट कर दी है, उसको कहा है ब्रज वृत्त संहार। इसी तरह से अमर शतक का कमलेश दत्त त्रिपाठी ने हिंदी में अनुवाद किया था, उसका हमने पुनर्प्रकाशन किया है। गंगा प्रसाद पांडे, जिनको आजकल कोई याद नहीं करता, लेकिन एक जमाने में उन्होंने निराला पर संभवतः पहली संपूर्ण पुस्तक महाप्राण निराला प्रकाशित की थी, तो उसका हमने पुनर्संस्करण किया है। गालिब ने कलकत्ते जाते हुए बनारस में कुछ दिन मुकाम किया था और फारसी में एक मसनवी लिखी थी, चिरागे दैर, फारसी में है। उसका अनुवाद हमारे मित्र सादिक ने हिंदी में किया है और उसी नाम से, चिरागे दैर के नाम से पुस्तक माला में शामिल है। हमने नैयर मसूद की उर्दू कहानियों का भी हिंदी संस्करण उसमें छपा है। सभ्यता समीक्षा भी उसका एक हिस्सा है। इसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक दया कृष्ण की हमने छापी है, और युवा कवियों के 2 युवा कवियों के पहले कविता संग्रह और संभव नाति युवा
गीत चतुर्वेदी के गद्य की एक पुस्तक हमने इसमें छापी है। उद्धरणों की एक श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं। बहुत लोग आजकल मूल तो पढ़ने का धीरज या जतन नहीं कर पाते, तो इसका पहला, इस श्रृंखला की पहली पुस्तक तिबोध के उद्धरण जो प्रभात त्रिपाठी ने एकत्र किए। हम चाहेंगे कि अज्ञे, शमशेर, निर्मल वर्मा और लोगों के भी इस तरह के उद्धरण आए। पिछले वर्ष हमने वाक नाम से एक भारतीय कविता उत्सव किया था। इस वर्ष हम कवि समवाय नाम से, आपको याद होगा कि समवाय नाम से कमलेश जी ने पत्रिका भी निकाली थी, और ये एक वैदिक शब्द है जिसको उन्होंने किसी तरह से रिवाइव किया था। अगले वर्ष हम एशियाई कविता का एक समारोह इसी तरह का करेंगे, और उसके अगले वर्ष विश्व कविता का। आप कह सकते हैं कि हमारी आकांक्षा की कोई सीमा नहीं है। रजा उत्सव, जिसकी ये एक तरह से अंतिम घटना है, ये 2.5 दिनों का हिंदी कविता समारोह, उसमें ललित कला से संबंधित हमने 5 आयोजन किए। रजा में गांधी, बियॉन्ड ट्रांसनेशनलिज्म, अमेरिका में जो भारतीय उपमहाद्वीप के मूल के कलाकार रहते हैं उनकी एक प्रदर्शनी, 15 मध्य प्रदेश के युवा कलाकारों की एक प्रदर्शनी जो मध्यमा नाम से यहीं लगी है, जब आपको समय हो तो उसको जरूर देखें। युवा कला लेखकों की एक कर्मशाला जो 4 दिन चली, जिसमें 7-7 घंटे बैठने के कारण ही मेरी हालत खराब हो गई। यूँ अनेक कारण है हालत खराब होने के, पर ये भी शायद एक होगा। हमने 8 फिल्में दिखाई जो एक फ्रेंच फिल्म डायरेक्टर ने भारतीय मूर्धन्य आधुनिकों पर बनाई है, जिनमें हुसैन रजा, अकबर पदमसी, रामकुमार, राजेंद्र धवन, कृष्णा रेड्डी, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्ण खन्ना इत्यादि शामिल हैं। और युग्म नाम से कल वढेरा में, कल ही रजा साहब का जन्मदिन था, वो अगर जीवित होते तो 96 वर्ष के हुए होते, तो रामकुमार और रजा की एक संयुक्त प्रदर्शनी वढेरा में चल रही है, तो कई दिनों चलेगी, अगर आपको मौका मिले तो वहां जाएं। फिर हमने आरंभ में युवा कलाकार, एक हमारी मासिक श्रृंखला है आरंभ, उसमें हम युवा शास्त्रीय संगीतकार और युवा शास्त्रीय नृत्यकारों को पेश करते हैं, देश भर से बुलाते हैं। तो 8 मैटर्स जो हमारा एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चल रहा कार्यक्रम है, मतलब दिल्ली रजा फाउंडेशन से तंग आ चुकी है एक मानी में। हम इतने आयोजन करते हैं कि उसमें लोग आने में अब थोड़ा संकोच करने लगे हैं, क्योंकि बहुत कष्ट उठाना पड़ता है दिल्ली में कहीं जाने के लिए। और हमारा एक उद्देश्य दिल्ली दर्द दमन है ही कि इसको इस कदर परेशान करो कि इसमें कुछ अकल भी आ जाए। तो उसमें हमने साजन मिश्र से एक लंबी बातचीत रखी थी, और एक हमारा कार्यक्रम है आर्ट डायलॉग्स, जिसमें पढ़ने के सुख पर एक बातचीत हुई थी। और एक रंगमंची प्रस्तुति थी हर कतरा तूफान, जिसमें गांधी को उनकी कुछ स्त्रियों ने कैसे देखा, इसकी रस चक्र ने एक नाटकीय प्रस्तुति की थी। अब कवि समवाय इससे एक तरह से रजा उत्सव का समापन होगा। ये अनेक जगहों पर है, मतलब ये विविध कला और विविध स्थलों पर आयोजित समारोह है। इसमें कविता पाठ तो होगा ही, कवि लोग अपनी कविताओं से आपका दर्द दमन और दलन करेंगे ही, लेकिन 4-5 विषयों पर बातचीत भी होगी। एक है कविता की समझ और पहुंच पर, एक होगा हिंदी कविता और रजा के संबंध पर, एक होगा कविता और अंतःकरण पर, एक सत्र होगा कविता के अंधेरे और उजाले, और एक सत्र होगा आज मुक्ति बोध, क्योंकि उनकी जन्मशती चल रही है।
क्यों? तो हर समय कविता विरोधी होता है, यानी कविता के लिए बहुत अनुकूल समय कभी मनुष्य के इतिहास में संभवतः हुआ ही नहीं है। लेकिन ये समय कई अर्थों में कविता विरोधी है। इसमें जात स्मृति का पुनर्विनियोजन, प्रतीकों की दुर्व्याख्या, सार्वजनिक संवाद में भाषा की दुर्गति, परंपरा को अनुष्ठानों तमाशों में बदलने की मुहिम आदि सभी कविता को हाशिए पर ढकेलने के उपक्रम हैं। हर जगह इस कदर चीख पुकार मची हुई है कि कविता की आवाज़ अनसुनी जा सकती है। कविता के साथ ऐसा लगभग असभ्य सलूक पहले भी हुआ है। भाषा की विपुलता और वैभव, दृष्टियों की बहुलता और उनका परस्पर पड़ोस, जाति स्मृति का पुनर्वास, परंपरा की जिजीविषा और उसमें बहुलता और असहमति की केंद्रीय जगह आदि को बचाने की सर्जनात्मक और नैतिक जिम्मेदारी इस दौर में कविता की भी है। हिंदी कविता पिछले 7 दशकों से लोकतंत्र में लिखी जा रही कविता है। ये भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। हिंदी कविता इस दौरान मुख्यतः व्यवस्था विरोधी रही है। इसने लोकतंत्र, संविधान, न्याय, सामाजिक व्यवस्था, तंत्र, बाजार, व्यापार आदि सभी को अपने प्रश्नांकन के घेरे में लिया। उसने राजनीति, धर्म, बाजार, मीडिया, जर्जर होती शिक्षा व्यवस्था आदि को लेकर उग्र प्रश्नवाचकता प्रकट की है। उसने तरह तरह से स्वतंत्रता, समता, न्याय के मूल्यों का दबाव बनाने की कोशिश की है। इस दौरान तम शून्य में जगत समीक्षा बनकर कविता उभरी है। जो पंक्ति तम शून्य में, इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा, जो कि मुक्तिबोध के अंधेरे में की एक पंक्ति है, उसको रजा साहब के अपनी हस्तलिपि में, जो उन्होंने किसी कैनवस पर, उन्होंने तम शून्य पर तैरती है जगत व्यवस्था पर कई चित्र बनाए थे, उनमें से अपने हाथ से लिखी थी, उसको हमने यहाँ एक तरह से फिर से छापा है। उसके अहाते में कई नए लोकतांत्रिक स्वर, विशेषकर स्त्रियों और दलितों के आदर की जगह पा गए हैं। कविता इस समय प्रतिरोध का बुर्ज भी है और अंतःकरण की सशक्त अभिव्यक्ति भी। वो समग्रीकरण, सरलीकरण और सामान्यीकरण के विरुद्ध अथक सत्याग्रह है। उसका काम कठिन और कई शक्तियों द्वारा बाधित है, पर हमारे समय की कविता में साहस का अभाव उसकी अपनी लंबी उजली परंपरा के अनुरूप नहीं है। वो हमारे समय का बेचैन आदमीनामा है। एकात्मता के विरुद्ध बहुलता, बहुमत के विरुद्ध असहमति, दुर्व्याख्याओं के बरक्स खुली मानवीय व्याख्या, भाषा के अवमूल्यन के विरुद्ध उसकी जीवंत मानवीयता और बहुलता की रक्षा, सर्वग्रासी राजनीति और बाजारूपन के विरुद्ध व्यापक जीवन जिजीविषा का आग्रह। कवि कर्म हमारे समय में नैतिक, भाषिक, राजनैतिक एक साथ है। वो तम शून्य में जगत समीक्षा करता है। कविता कभी पुकार, कभी मनुहार, कभी ललकार, कभी चीत्कार, कभी विलाप, कभी प्रार्थना, कभी अट्टहास आदि अनेक रूप लेती है। और हम उम्मीद करते हैं कि कवि संवाद के दौरान इन रूपों से आप रूबरू होंगे। हमने इस अवसर पर कवि लोग भी अन्य प्राणियों की तरह आलसी होते हैं, तो बहुत सारे कवियों से तमाम आग्रह के बावजूद उनकी कविताएं नहीं मिली। हमने चाहा था कि हर कवि अपनी एक कविता उसको हाथ से भी लिखे, उसकी हस्तलिपि में, और उसकी जो भी छपी हुई संस्करण होता वो लिखे। तो कुछ कवियों ने वो नहीं भेजा। हमने कुछ से कहा था कि कुछ विचार व्यक्त कीजिए, तो हालांकि विचारधारा का बड़ा वर्चस्व रहता है, लेकिन विचार व्यक्त करने में कोताही होती है। बहरहाल 3 बातें आपसे पहले करें। रजा फाउंडेशन 3 एक तिहाई है जो इसको चलाती है।
हमारे पास हमने स्टाफ बड़ा लंबा चौड़ा नहीं रखा है, इसलिए अगर आपको कोई कठिनाई हो या कोई असुविधा हो तो कृपया क्षमा करें। दूसरा ये है कि आजकल कंप्यूटर से छापने में कुछ शब्द गड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको छपे हुए में आपका नाम, जैसे हाड़ा जी को मुझे याद है उनका नाम हांडा लिख दिया गया है, क्योंकि हांडाओं का यहाँ दिल्ली में बोलबाला है, हाड़ाओं की हड़ौती तो कहीं और है, तो इसलिए हो सकता है कि ऐसी कुछ गलतियाँ हों, तो उनके लिए आप हमें क्षमा करेंगे और हो सके तो उनका उल्लेख न करें, लेकिन अगर ज़रूरी है तो मुझसे ही करें, किसी और से नहीं। तीसरा ये कि हम लोग समय पर हर चीज़ कर सकें, और जैसा आप देख ही रहे हैं हम ही एक दूसरे के श्रोता होंगे ज़्यादातर, इसलिए हम सबका यहाँ रहना ज़रूरी है। अब ये जो 4 कवि हैं ये इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। खड़े हो जाए। सभी कवियों को उनके कमरे में ही ये मिल जाएगी। जैसे पारुल पुखराज की कविता उनकी हस्तलिपि में है, औरों की भी होगी, और इसमें रजा साहब की चित्रों की प्रतिकृतियां भी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा रखने लायक पुस्तक होगी। तो जो भी कूड़ा कबाड़ आपने अपने यहाँ वैसे भी जमा कर रखा होगा, उसको हटा के इसको रखिएगा तो अच्छा रहेगा। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो थोड़ा कूड़ा हटेगा, दूसरा एक अच्छी पुस्तक जाएगी। शुक्रिया। अब व्योमेश, हर सत्र का संचालन वही लोग करेंगे, उनमें से एक तो व्योमेश करेंगे। अब मामला उनके हाथ। मैं चला नीचे। प्रेक्षागृह में उपस्थित लोगों का स्वागत। प्रायः पूरे महीने के फलक पर फैला हुआ एक आयोजन अपनी तार्किक परिणति की ओर है। कला आलोचना, रंग कर्म, मुख्तलिफ विषयों पर व्याख्यान और चर्चा के विभिन्न सत्रों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचा है। इसे प्रायः एक मुहावरे की तरह कहा जाता है, वक्त की खराबी को। लेकिन जो बात अभी इस समारोह के परिकल्पक और नियामक अशोक जी ने कही है कि शामिल रहने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प अभी है नहीं, तो जो भी कमी है वो समवेत है, जो शक्ति के स्रोत हैं वो भी सामूहिक हैं। कुल मिला के एक समग्र प्रतिफल है आज की कविता और आज की कैसी भी कोई भी सक्रियता। आज इस सभागार में उपस्थित लोगों की संख्या से शुरू कीजिए और गंभीर कविता का बृहत्तर समाज में जो हाल है वहाँ तक चले जाइए। कुंवर नारायण की एक पंक्ति है, हमारे मिलने के वक्त का, हमारे मिलने के बहुत थोड़े से वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा यूं ही गुजर गया।
यहाँ उपस्थित कवियों से आप परिचित हैं। नरेश सक्सेना, चंद्र प्रकाश देवल, बाबू शाह कोहली। इन कवियों का कृतित्व हम एक तरह से कविता के इनसाइडर्स के बीच में बैठकर कविता सुनाने वाले हैं। इन कवियों का कृतित्व, इनको मिले पुरस्कार, इनके अभिनंदन में लिखी गई पंक्तियाँ इतनी प्रकाशित और इतनी जाहिर हैं कि उनको बार बार दोहराकर या एक बार भी कहकर सिर्फ एक तरह की संरचना ही बनाई जा सकती है जो अपनी प्रकृति में एक तरह की सत्ता संरचना होगी। कवियों के प्रकाशित संग्रहों के नाम, कवियों को मिले पुरस्कार, गुस्ताखी मुआफ हो, कवियों द्वारा लौटाए गए पुरस्कार भी अपने आप में एक तरह की सत्ता संरचना है। और कम से कम हम इतने आत्मनिंदक हो सकते हैं, अपना इतना आत्महनन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आत्महनन जो किया जा सकता है वो है लिखना। तो इस के लिए मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं कवियों को सीधे उनका नाम पुकार कर आपके बीच बुलाऊंगा। आप उनकी उपलब्धियां, उनके संग्रहों के नाम, पुरस्कार आदि अपने मन में, अपने अंतःकरण में सुन लीजिएगा। सबसे पहले बाबू शाह कोहली। बिल्कुल नहीं करेंगे, तारीफ बिल्कुल नहीं करेंगे। तारीफ जनता करेगी। एक मेरी मुश्किल है जनता, हम सहाय जी बता के गए हैं। कितनी देर पढ़ना है? क्योंकि बहुत समय बचेगा विशेषणों आदि के कम इस्तेमाल से, कविता को ज्यादा समय मिलेगा। आप पढ़िए। शुक्रिया रमेश। साथियों नमस्ते। मैं बहुत कम कविताएं लिखती हूँ क्योंकि मुझे काम मुश्किल लगता है और इसलिए कविता सुनाते समय ये संभव है कि कुछ कविताएं ऐसी हों जो साथियों ने पहले से सुन रखी हों। तो अगर कुछ कविताएं रिपीट होती हैं तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे और सहन शक्ति बनाए रखेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। पहली कविता है प्रतीक्षा। 2.5 छलांग में पृथ्वी नाप लेता है अपना घोड़ा, कितनी भी चालें चलो नापे नहीं नपता ये संसार। 2.5 छलांग में पृथ्वी नाप लेता है अपना घोड़ा, कितनी भी चालें चलो नापे नहीं नपता ये संसार। बाहर कोलंबस होना था और भीतर से बुद्ध, कोलंबस मन पर बुद्ध को ओढ़े हम बरगद के नीचे बैठ गए। सारे के सारे उत्तर पलायन कर गए, पेड़ पर उल्टे लटके बेताल के पांव दुखते होंगे। उत्तर की खोज में निकले चुंबक दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, रास्ते मानते हैं ये बात कि कोलंबस मात्र यात्री नहीं, त्रा पर आ की मात्रा है। कोलंबस मात्र यात्री नहीं, त्रा पर आ की मात्रा है। रास्ते मानते हैं ये बात, जैसे जानते हैं धरती जल अग्नि आकाश और हवा ये बात कि शोध नहीं है बुद्ध, शुद्ध बोध है। जैसे जानते हैं धरती जल अग्नि आसमान और हवा ये बात कि शोध नहीं है बुद्ध, शुद्ध बोध है। लहू से लथपथ मेरे स्वप्न में उड़ती है चिड़िया, घूमती है गोल गोल टहनी पर वापस आ बैठती है। चहचह सी उसकी प्रतीक्षा के फल में एक दिन सारी दिशाओं को उत्तर हो जाना चाहिए। दूसरी कविता है हमारे जीवन में सोशल मीडिया का बहुत व्यापक दखल जो हो गया है उसके बाबत है। और चूंकि ये कुछ
पुरानी कविता है तो उस समय का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य इसमें आता है, पर चूंकि सोशल मीडिया लगातार ताज़ा ही बना हुआ है और ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में वो ताज़ा बना रहेगा, तो इस कविता को सुनाने का यहाँ पर कुछ औचित्य मुझे दिखता है। हरित क्रांति, किस्साए फेसबुक। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो एक ग्रीन कलर का बॉल जलता रहता है, ग्रीन हमारा सिग्नल होता है कि हम ऑनलाइन हैं, तो वो हरित क्रांति है। किस्साए फेसबुक। घर द्वार छोड़ हर कोई एक छोटी गुफा में समाधिस्थ है, भीतर का सारा अंधेरा हरे प्रकाश ने हर लिया है। संसार से विरक्ति, गुफा ध्यान में मुक्ति है। कृष्ण की बंसी की सम्मोहक तान है, तिलोत्तमा का मादक नृत्य है, बुद्ध का साधक भाव है, आमिर खान की गरिमामयी नंगई है, उन दिनों पीके फिल्म आई थी, गाजा की म्यूट चीखें हैं, हरी जमीन पर चमकता है मुजफ्फरनगर का लहू, हर कोई हरि भज रहा है हरे प्रकाश में, हरि तुम हरो हर की पीर, ओबामा है, ओसामा है, अश्वत्थामा है, हरी लाइट में ग्रीन है सिग्नल, हरा हरा हंगामा है, गुफा के बीचों बीच फूकती है लंबी सड़क, घर में गुमी सुई सड़क पर मिल जाती है। गुफा के बीचों बीच फूकती है लंबी सड़क, घर में गुमी सुई सड़क पर मिल जाती है। अजब करतब है, फरीद है, मुरीद हैं, शहीद हैं, दिन पर्यूषण तो रातें बकर ईद हैं, यहाँ डंडे हैं, पंडे हैं, झंडे हैं, गुफा के बाहर बलात्कार हुआ है। गुफा के बाहर बलात्कार हुआ है, समय की चाल पलट देने वाले जोशीलों ने गुफा को उंगली की नोक पर उठा लिया है। विरक्त मन को शांति है, क्रांति है, क्रांति है, क्रांति है। समय गिरगिट है, समय गिरगिट है, ऋषि छिपकली में बदल गया है, दीवार गिर भी सकती है। मनुष्यता के हक में ऋषि 24 घंटे ध्यानस्थ है। कृष्ण हरे हैं, राम हरे हैं, हरि है दुनिया, हरि की दुनिया, हरि बोल, हरि है दुनिया, सूर्य का रंग हरा है, करवा चौथ का चांद हरी दिशा से उगता है, गुफा में छिटक छिटक के बिखरा है सिंदूर, सुहागिनों का वट सावित्री उगाया है भीतर गुफा के, औरतें हरे पंख वाली चिड़िया हैं, चिड़िया उड़ रही हैं हरे हरे आकाश में, आज़ादी का मतलब हरा प्रकाश है। पुरखों ने ज़मीन नहीं खरीदी सेंट पीटरबर्ग में, पुरखों ने ज़मीन नहीं खरीदी सेंट पीटरबर्ग में, अपने बाप के नाम पर खेत नहीं है गुलमर्ग में, पर हम बुलंद किस्मत हैं हुजूर कि रहते हैं हम आशियानाए जुकरबर्ग में। हरी दीवारें, हरी हवाएं, हरा हरा एहसास है, हरी दीवारें, हरी हवाएं, हरा हरा एहसास है, हरी जवानी, हरा बुढ़ापा, हर उम्र, हरा प्रकाश है। पूरे ब्रह्मांड का सर्वर बुरी तरह से डाउन है, पूरे ब्रह्मांड का सर्वर बुरी तरह से डाउन है, मगर देखिए साहब, पृथ्वी 3G कनेक्शन से ऑनलाइन है। गोल गोल तब 4G नहीं आया था, ये तब की कविता है। पृथ्वी 3G कनेक्शन से ऑनलाइन है, गोल गोल नाचती है समूची पृथ्वी की, हाय हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला। अल्लाह, विरक्त मन को शांति है, ऐसी वैसी नहीं, ये हरित क्रांति है। एक ताज़ा कविता है। इससे भयावह दुस्वप्न क्या हो एक कवि का कि उसकी कविता में चहकने से इनकार कर दे चिड़िया। इससे भयावह दुस्वप्न क्या हो एक कवि का कि उसकी कविता में चहकने से इनकार कर दे चिड़िया। इससे दुस्सह अपमान क्या हो एक चितेरे का कि उसकी कैनवस से मुंह मोड़ ले इंद्रधनुष। इससे सघन पीड़ा क्या हो एक संगीतज्ञ की कि रूठ जाए उससे पंचम सुर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो एक चिकित्सक का कि उसकी दवा से उड़ जाए शिफा। इससे अधिक असंतोष क्या हो एक शिक्षक का कि उसकी कक्षा में खिलखिला न सके बच्चे। इससे महान लज्जा क्या हो एक प्रेमी की कि उसकी आंखों से सूख जाए आर्द्रता।
एक छोटी सी कविता है। इसे शायद मैंने युवा उत्सव में पहले भी सुनाया है। प्रेम की गालियाँ। तुम्हें औषध मिले पीर न मिले, तुम्हें औषध मिले पीर न मिले, दृष्टि मिले दृश्य न मिले, नींदें मिले स्वप्न न मिले, गीत मिले धुन न मिले, नाव मिले नदी न मिले, तुम पर प्रेम के 1000 कोड़े बरसें, तुम्हारी पीठ पर एक नीला निशान तक न मिले। वाह। ये गालियाँ थी प्रेम की। और एक छोटी सी 3-4 लाइन की कविता है। यूँ मैंने खुद को ही हिदायत दी है। एक कवि को बेपरवाही से सुननी चाहिए तालियाँ, एक कवि को बेपरवाही से सुननी चाहिए तालियाँ, प्यार से गालियाँ और ध्यान से झींगुरों का गान। बस किया जाए। शुक्रिया। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग ये न भूलें कि मैं भी अपनी कविताएं सुनाऊंगा। सुना दीजिए। हाँ। एक बार मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उनका विवाह होने वाला था। उसके ठीक पहले किया गया फ़ोन था और मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था। तो वो दोस्त मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जैसे आप कहते हैं कि खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो मैंने कहा कि खूब मन लगा के शादी कीजिए। तो कविता का शीर्षक है पों पों। एक जो सायरन की आवाज़ है या ऐसी कोई भी आवाज़। यार खूब मन लगाकर शादी कीजिए, फिर खूब मन लगाकर बनारस आ जाइए। सुनिए उस कारखाने के सायरन की आवाज़ जो सन 2000 में ही बंद हो गया। रोज़ाना 8 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। आइए तो मिलकर पता लगाया जाए कि वो आवाज़ आती कहाँ से है। ये भी संभव है कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई देती हो। एक आध बार मैंने रमेश से पूछा भी कि कुछ सुनाई दे रहा है आपको, तो वो ऐसे मुस्कुराए जैसे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हों कि हाँ। दिक्कत है कि लोग सायरन की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। नए लोग तो शायद सायरन की आवाज़ पहचानते भी ना हो। सायरन बजता है और वे उसकी आवाज़ को हॉर्न, शोर, ध्वनि प्रदूषण और न जाने क्या क्या समझते रहते हैं। नाक कान गले के डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा कि तुम्हारे कान का पर्दा पीछे चिपक गया है और ढंग से लहरा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सी आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो सायरन की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई देती है, रोज़ाना 8 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे। तो वो भी ऐसे मुस्कुराए जैसे मेरा मन रखने के लिए कह रहे हों कि हाँ। यार खूब मन लगाकर शादी कीजिए, फिर खूब मन लगाकर बनारस आ जाइए। आप में हीमोग्लोबिन कम है और मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई देती रहती है। आइए तो मिलकर पता लगाया जाए कि वो आवाज़ आती कहाँ से है। कारखाना बंद है तो सायरन बजता क्यों है? जहाँ कारखाना था वहाँ अब एक होटल नुमा पब्लिक स्कूल है। स्कूल में प्रतिदिन समय समय पर घंटे बजते हैं, लेकिन सायरन की आवाज़ के साथ नहीं बजते। सायरन की आवाज़ के बारे में पूछने के लिए मैंने स्कूल की डांस टीचर को फ़ोन किया, तो वो कहने लगी कि पहले मेरा उधार चुकाओ। फिर माफ़ी आदि मांगने पर उसने कहा कि उसकी कक्षा में नृत्य चाहे जिस भी ताल में हो रहा हो, ऐन सायरन बजने के मौके पर सम आता ही है।
परन तिहाई चक्करदार सब सायरन के बजने की शुरुआत के बिंदु पर ही धड़ाम से पूरे हो जाते हैं। एक तिहाई है वो चली हुई, तिग्दा दिदिक थई, तिग्दा दिदिक थई, तिग्दा दिदिक थई, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। मसलन तिग्दा दिदिक थई, तिग्दा दिदिक थई, तिग्दा दिदिक पौ, ऐसी कोई आवाज। सायरन की आवाज न हुई, ब्लैक होल हो गया। बहुत सी चीजों का अंत हो जाता है उस आवाज की शुरुआत में। पिता, पंचवर्षीय योजना, पब्लिक सेक्टर, समूह, प्रोविडेंट फंड, ट्रेड यूनियन और हड़ताल, सब सायरन के बजने की शुरुआत के बिंदु पर ही धड़ाम से पूरे हो जाते हैं। कभी कभी धुएं और राख और पानी और बालू में से उठती है आवाज। वो आदमी सुनाई दे जाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। कभी कभी मृत पूर्वज बोलते हैं हमारे मुंह से। बहुत सी आवाजें आती रहती हैं जिनका ठिकाना हमें नहीं पता। वैसे ही सायरन बजता है रोजाना 8 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे। जैसे मेरा, वैसे ही सायरन की आवाज का आदि, मध्य और अंत बड़ा अभागा है। लेकिन इनके बीच में हम दोनों बहुत अच्छे हैं और आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करते हैं। बीच में लेकिन यही दिक्कत है कि पता नहीं लगता कि हम कहाँ हैं और ज़माना कहाँ है। नींद में कि जाग में, पानी में कि आग में, खड़े खड़े कि भाग में। आइए यार तो ढूंढा जाए कि सायरन की आवाज़ कहाँ से आती है और हम लोग कहाँ हैं। एक और पढ़ देता हूँ। ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि समकालीन हिंदी कविता पढ़ते हुए ये अनुभव क्यों होता है भीतर से कि हम कोई अपराध कर रहे हैं। और मंच के कवि कितनी बेतकल्लुफ़ी बल्कि बेशर्मी से घंटों गाते रहते हैं मंच पे। मैं उनके जैसा होना चाहता हूँ, लेकिन न जाने पश्चाताप की कौन सी आग है जो जल उठती है जब आप माइक के सामने खड़े होते हैं। कविता का शीर्षक है जनगणना। 2011 में लिखी गई थी ये कविता, जब जनगणना हो रही थी। और जब बगैर किसी खास वजह के आप उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कौन सी नौकरी करते हैं, तो पता चलता है कि विजय प्रकाश लाल जनगणना नहीं प्रेम करने निकले हैं। एक कानूनी दिन में सिर्फ 5 घरों की जनगणना की जा सकती है, लेकिन वो सुबह से 34 घरों को निपटा चुके हैं और सूर्यास्त तक पूरे मोहल्ले का हिसाब साफ कर देने का इरादा रखते हैं। वो चाय पीने और दूसरी औपचारिकताओं के सामने लगातार सख्त होते इंसान हैं। यूं आजकल जनगणना नहीं, इश्क हो रहा है मेरे देश में। जीवन के 39 मनहूस नागरिक विवरण नोट कराते हुए मालूम हुआ कि अत्यंत रूढ़ सरकारी हिंदी में अपने निम्न मध्यवर्गीय वाक्य का विन्यास जबान पर करीने से उठाए विजय प्रकाश अगर इतनी जल्दी जल्दी अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं, अपनी आभा के लिए। आभा आंगनवाड़ी में काम करती हैं और ऐसे ही किसी सरकारी सिलसिले में उनकी टांग टूट गई है। तो आभा आजकल विजय की आभा है, विजय के सुरती ठोकने की लयगति की आभा। पस्ती और स्याह उनके पास इकट्ठा पोथी पत्रे और जनगणना के झोले की आभा हैं आभा। विजय के धीरज की रफ्तार हैं आभा। विजय आभा आभा कर नहीं रहे हैं, लेकिन उनमें कितनी आभा हैं। और जब विजय काम में या आभा में है, ये ख्याल है कि चुनौती कि नंदन नीलकणी के इस महाअभियान में आबादी जैसा कितना कुछ है जो गिनती बन गया और प्रेम जैसा कितना जो गिनती भी नहीं। शुक्रिया आप सबका।
श्री चंद्र प्रकाश देवल जी को, ये जो समय बचेगा अगर हम उसका किसी तरह के प्रश्नोत्तर में या कविता संबंधी किसी बहस की शुरुआत के लिए इस्तेमाल कर सकें तो बेहतर है। ये पहली बार में इतना मनहूस आलम है तो दोबारा पता नहीं क्या होगा। वो एक असद-ज़ैदी की पंक्ति है कि नहुसत ही जीवन की कथा रही। कई संबोधन वाले शब्द ऐसे होते हैं कि उन्हें चलते रास्ते लोग घिस डालते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम उस शब्द से आप सब लोगों को संबोधित कर लेते थे, पर बहरहाल आज उससे परहेज करते हुए, क्योंकि मैं जो ही मित्रों कहूँगा कि कई लोग डर जाते हैं। सोचनो कुछ कविताएं आपके सामने रख रहा हूँ। एक छोटी सी कविता है, चीख। चीख भारी पड़ती है हमेशा सारी इबारतों और तमाम भाषाओं की वर्णमाला पर। चीख भारी पड़ती है हमेशा सारी इबारतों और तमाम भाषाओं की वर्णमाला पर। इसमें नहीं होता मानी, न लय, न उच्चारण की तर्ज। भरा होता है शुद्ध और ठोस सच, जो अनअर्थाया भी पहुंच जाया करता है अगले सुनने वाले तक, पूरा का पूरा, जस का तस। अपनी चीख को सहेज कर रखो, सताए जाते लोगों की भाषा है। एक कविता इन दिनों, जैसा अशोक जी अपने वक्तव्य में जिक्र कर रहे थे, तो इन दिनों पसरते बाजार की एक पेड़ी पर सिकुड़ कर तितली अब मेरे बगीचे में नहीं आती। तितली अब मेरे बगीचे में नहीं आती। रास्ता भूलने की तो बात ही कहाँ, वह तो उड़ती उड़ती आती है और उड़ती उड़ती जाती है। जमाने में और कहीं फूल ही फूल खिल गए हों, यह भी नहीं सुना। मेरे फूलों की खुशबू कम हो गई हो, ऐसा भी नहीं जाना। बसंत भी ऋतु चक्र में अब तक है और देर सवेर आता भी है, पर तितली मेरे बगीचे में नहीं आती। पता ठिकाना होता तो मान मनोहर की चिट्ठी भेजता, बल्कि हो सकता है उसे मनाने को चलकर उसके घर जाता। सारे जतन करता, पर अब तितली नहीं तो मैं अपने बगीचे को बगीचा कैसे कहूँ। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे बगीचे में तितली भी नहीं आती। यह कोई असाधारण नहीं, साधारण सी बात है कि तितली नहीं आती। पहले आती थी तब फूल, हरियाली, सुगंध और रंगों को मुक्ति दे जाती थी। वह चांदनी को भी अर्थ दे जाती थी। वह बगीचे की तरह कविता में भी अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि पाठक भी ईर्ष्या से भर जाते थे कि किसी कवि के ख्याल में तितली आती। एक उसके आ जाने से प्रत्येक गाछ वृक्ष का रुतबा बढ़ जाता था। सभी फल अचानक हरे भरे हो जाते थे। अंतस में ठंडक व्याप्त हो जाती थी। उसके आते ही पता नहीं कहीं से चली आती थी ढेरों आशाएं। यह भी वह भी सभी कुछ समझ जाएगा, यह खुरदरा संसार भी मुलायम हो जाएगा और एक दिन इस पर तितली उतरेगी। उसकी आमद एक उम्मीद जगाती थी और प्रतीक्षा में पथराई आंखें भर आती थी। पर करूं क्या, अब तो अनिष्ट की परछाई झिलमिलाती है कि इन दिनों मेरे बगीचे में तितली नहीं आती है। पहले की तरह हैं अभी जस के तस दुनिया में युद्ध, गरीबी, महामारी और पीड़ा नहीं है तो बस एक तितली नहीं है। एक और कविता सुना रहा हूँ मैं आपको हिदायत नाम से। तो इसके पहले मैं दो छोटी छोटी टिप्पणियाँ करना चाहूँगा कि कुछ एक मिथ हैं कि एक तो हमारे यहाँ के पहले पहाड़ के पंख होते थे और इंद्र ने उसको अपने वज्र से काट डाला और
दूसरा हमारे यहाँ राजस्थान में जो आबू जो पर्वत है, उसकी जो कथा है, बड़ी लंबी कथा है, जो महाभारत के उत्तंग से चालू होती है और उसका कुंडल लेकर के जब तक्षक नीचे चले जाते हैं और वो एक गड्ढा खोदते हैं, वो बहुत बड़ा विभर बन जाता है और उसमें विश्वामित्र की गाय गिर जाती है। विश्वामित्र तो किसी तरह उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद उस गड्ढे को भरने के लिए हिमालय के पास जाते हैं और हिमालय से कहते हैं कि आप एक मुझे अपना पुत्र दीजिए। हिमालय के 100 पुत्र हैं, उसमें जो सबसे छोटा है, जो कि बहुत प्रिय है हम लोगों को, उसे देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे तो पंख कटे हुए, हम नहीं जा सकते। तो अर्बुद नाम के नाग जो था, उसने कहा कि मेरी पीठ पर अगर ये बैठ जाए तो मैं ले जाऊँगा। और ले गया और उस विवर में डाल दिया। बस ये 2 ख्याल मन हैं आपके। और ये एक जुस्मर जगह है कश्मीर में, वहाँ पर हम लोग, मैंने एक कार्यशाला में गया हुआ था, तो उन्हीं दिनों वहाँ से निकलते हुए ये कविता। कल नागबल में मिला मुझे हिमालय का पोता, ये नागबल जगह का नाम। कल नागबल में मिला मुझे हिमालय का पोता, सफ़ेद साफा बांधे खड़ा था, अपनी हरी भरी रोमावली के जामे से सजा पूरी ठसक के साथ। और पास ही बलखाई नदी जैसा नेज सहलाता। नेज कहते हैं हुक्के की जो नली होती है उसको। कदाचित हुक्के के लिए अंगारे ढूंढता और सूरज को भी गुड़गुड़ाने का न्योता देता हुआ। ऊष्मा किसे नहीं चाहिए? मैंने पूछा, कैसे, ठीक तो हो? उसने कहा, सर्दी ज़्यादा है। मैंने कहा, अपना ध्यान रखना। वो कुछ नहीं बोला, मेरी नज़र से देखता रहा, टकटकी लगाई मेरी ओर। मैंने कहा, मैं समझता हूँ तेरी पीड़ा। जब से कटे हैं पहाड़ों के पंख, तब से एक ही एक जगह पर पड़े पड़े कमर दर्द कर रही होगी। पीठ पर पसीने की चिपचिपाहट, बिना छाते के खुद की देह पर वर्षा और बर्फ झेलने का झंझट, और गर्दन नहीं मोड़ पाने के कारण एक ही दिशा में देखते रहने की व्यथा। नजरों के सामने एक का एक दृश्य बरसों तक, कारागार की खिड़की में से डिपता सा। बातचीत भी करे तो किस, अपरिचित अजानी ठोर, और आकाश तेरी भाषा नहीं जानता। देख मैं कर रहा गाढ़ी मनोहार, पधारो मारे देश, चल मेरे देश। अबोली सी उसकी आंखें डबडबा आती हैं। मैं भी एकदम असहाय, कहाँ से लाऊं अर्बुद नाग, जो तुझ पंगु को पीठ पर लाद ले चले मेरे साथ साथ। मेरे देश में कई विवर हैं पाताल स्पर्शी, जिनमें फसल के बिगड़ने पर कई किसान गिर जाते हैं और अकाल से सताए हुए कई गांव गिरते। विश्वामित्र की गाय के अलावा नित्य प्रति कोई न कोई गिरता है। हिमालय सुत, तू और मैं दोनों लाचार, जाता हूँ तेरे यहाँ से खाली हाथ, इस हिदायत के साथ कि भले मनुष्य सर्दियों में अलाव जलाकर हाथ सेकते रहना, मफलर का जुगाड़ करना, और यदि संभव हो तो एक फिरन सेवा लेना, कहीं ठंड खाकर बीमार मत हो जाना। और एक कविता और इसी में से, जगह वो भी पसरते बाजार के कारण से कम पड़ती हुई जगह। यदि यह, मेरे ख्याल से समय तो जी बिल्कुल, यदि ये गुनाह है तो मुझसे हुआ है कि सपने देखते समय अवश्य कस जाता था मेरा हाथ अपनी छाती पर, जैसे मैं सपने में सपना पकड़ता हूँ, पर गुनाह माफ कि एक भी सपना मेरे हाथ नहीं आया। हाँ, जब सीमाएं तोड़ती मेरी पसरती प्रीत को चाहिए थी पूरी पृथ्वी जितनी जगह, तब मैं मन मार बसंत के फूलों की पीली आभा में जरा सी जगह तलाशने को भटका। पतझड़ में गिरे पत्तों के तले, अंधेरे की सघन परतों में, अछुई चांदनी के जरोखों के छज्जों पर, जंगी बादलों वाले काले मेघों में, अथाह पानी में छिपे नदी के तल में, मैं कहीं भी प्रीत के योग्य स्थान नहीं ढूंढ पाया। सभी जगह सतगुरु की संगत के, फिल्म या फिर चुनाव के पोस्टर चिपके थे,
यहाँ तक कि गुप्त रोगों के इलाज के कहीं पुरा संपदा के बोर्ड थे, कहीं नो पार्किंग की चेतावनी के निशान, घरों में, गलियों में, बाग बगीचों में, खेतों मैदानों में कोई जगह मिलती भी तो कैसे भला, वहाँ चड्डियों के विज्ञापन थे और पूरा देश वर्गीकृत था। जगहें तो सेज बनने में लगी थी, ऐसी जेड़ और सेज। मैं भटका कि और कहीं नहीं तो किसी पहाड़ की कंदरा में गाय के खुर के सूखे हुए पदचिन्ह में अंगूठा टिकने जितनी जगह मिल जाए, जैसे कृष्ण को मिली थी, पर नहीं मिली। यदि मिल भी जाती तो क्या, यहाँ हतभागी मेरी हथेलियों में छाले ही छाले थे, वहाँ जगह कहाँ। फिर मुझे कौन सी प्रीत की अंत्येष्टि करनी थी, मुझे तो प्रीत के लिए जगह तलाशनी थी। सभी कलाओं में नो स्पेस का अरण्य रोदन था, वहाँ जगह कहाँ। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति थी, पंचांगों में भरी थी भविष्यवाणियाँ, इतिहास में युद्ध, विज्ञान में भरा था हिंसा के शस्त्रों का जखीरा, अखबारों में भरी थी कत्ल की खबरें, मंडियों में भाव थे और घरों में दुकानें। अरण्य में कटते वृक्षों की गुहार थी और स्पेस में अलग अलग तरंगें, पुस्तकों में विचारधाराएं और पत्रिकाओं में आलोचना। फिर जगह थी कहाँ। अब प्रीत करे मुंह बदका कर कहते हुए मेरा गुनाह माफ कि मैं उसके योग्य कोई जगह नहीं तलाश पाया। और दो छोटी छोटी कविताएं इस स्मृति गंधा सीरीज से जो बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन स्मृति खोज। अपने खोए हुए सिक्के को ढूंढने हम बार बार उसी जगह आते हैं और देखी हुई जगह को कई बार देख जाते हैं। अपने खोए हुए सिक्के को ढूंढने हम बार बार उसी जगह आते हैं और देखी हुई जगह को कई बार देखते हैं। सिक्का वहाँ नहीं ये मानने को हम तैयार नहीं। हमें यकीन है यदि सिक्का गिरा यहाँ है तो मिलेगा भी नहीं। अभी तो कोई खास भीड़ भी इधर से नहीं गुजरी, फिर हर गुजरने वाला नीचे देखकर कहाँ चलता है। किसी की आदत हो भी तो उस वक्त सिक्का अगले यात्री के जूते तले दब गया होगा। यह भी हो सकता है सिक्का खड़ा ही रह गया हो और नजर में नहीं आ रहा। संभावनाएं सोच जाते हैं जब हम सिक्का खोज रहे होते हैं। हम सिक्के को हमेशा उसकी स्मृति के सहारे ढूंढते हैं। रूप, सबकी स्मृति, रूप की स्मृति, रंग, चमक, खनक, सभी की स्मृति, और उसी की सोच पर ढूंढते हैं। और इस प्रकार हम शायद टकसाल के सभी सिक्कों की उपस्थिति में अपना सिक्का खोजते हैं। सिक्के की तरह क्या हम अपनी स्मृति नहीं खोज सकते? स्मृतियों के संसार में खोजें, क्योंकि स्मृति जिनकी होती है वे भले ही दें, स्मृति धोखा नहीं देती। और एक अंतिम छोटी सी कथा और सुना दूँ, उस पर बैठता हूँ। चलिए छोड़िए। एक मित्र के यहाँ जो कवि प्रतिदिन सायं बिताया करते थे साथ, उस स्मृति की आमद, स्मृति कैसे याद कैसे आती। समय पर आज की सांझ घिर आई, समय से नहान भी हो गया, समय पर बत्तियां जल उठी घर में, समय पर शहर में अंधेरे उजाले का मिला जुला साम्राज्य स्थापित हो गया। समय पर हलचल ने प्रवेश लिया कमरे में, टोकरी से उठकर सलाद हो गई ककड़ी, मसनद सफाई से पीठ झेलने को सन्नत हो गई, टेबल चलकर कुर्सियों की घेरे में आ गई। सभी चीजों को इस कदर मचलता निरख कैसे बज उठा अपने आप। बर्फ फ्रिज से निकला मुस्कुराता, कविता की पोथी रेक से उछलकर खुली, कलम जेब में कसमसाया, गिलास उठा अलमारी से और चुपचाप टोंटी में नहा आया। छत के पंखे ने अपनी रफ्तार खोली और तभी कमरे के कोने में दुख की चिप्पी बोली, सभी कुछ यथावत सा है तो वह भी होगा यहीं कहीं जिसका निजाम है। धीरे से ठहाके ने अपना तकिया कलाम संग अपनी हाजिरी दर्ज की, पर कौन है जो इसे सुन रहा है? कौन है जो ये सब देख रहा है? क्या स्मृति?
फिर तो इस खुले दरवाजे पर दे रही है जो दस्तक, वह हवा है कि हवा की स्मृति? कमरे के बाहर काला काला अंधेरा है या अंधेरे की स्मृति? और इसी तरह इस कविता के लिखे जाने में भी बार बार अपनी उपस्थिति से दखल देने वाला शब्द स्मृति है कि स्मृति की स्मृति, अथवा उसकी भी आवृत्ति? कभी सवाल बंद करो, स्मृति सवालों से घबराती है। मत करो आह्वान, मत करो प्रतीक्षा, मात्र सहज होकर खुल जाओ, जिससे अपने डेने समेटती उतर सके स्मृति चुपचाप। धन्यवाद। इस सत्र के एक और कवि अब हमारे बीच हैं। हिंदी कविता का जाना माना नाम अशरफ याशुब। हम उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। और इस सिलसिले में आदरणीय नरेश जी से अनुरोध है कि वे आए। को पढ़वाइए भाई। वरिष्ठता आदि का कोई फेर है क्या सर? हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं पढ़वाइए। आप नाम पुकार दीजिए। नाम पुकारिए सर। आप आइए। अच्छा, मैं तो पहले ही खड़ा हो गया था कल। असहज है, यात्रा की असहजता बाकी है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कविता है शिशु। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं, संगीत समझता है। ये कविता है फूलों के खंडहर नहीं होते। अगली ऋतु तो उनकी किस्मत में होती ही नहीं, और भविष्य इत्र की शीशियों में भरा हुआ। फूलों के पास वक्त बहुत कम होता है, वे बहुत जल्दी में निपटाते हैं अपने काम। पत्थरों से बिना किसी बहस में पड़े वे अपने बीज छोड़ जाते हैं चुपचाप, किसी से बिना कहे कि पत्थर बोने से पहाड़ नहीं उगते। ये कविता है भारत माता। मात्र ऋण इस तरह भी चुकाते हैं हम कि पिता के कहते ही परशुराम मां का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। हमने नदी को कहा माता, तो उसे मलमूत्र से भर, वमन विष्ठा और गलाजत से भर कर कुंभी पाक बनाकर छोड़ दिया। हमने धरती को कहा माता, तो उसकी हरियाली उजाड़ उसे खोखला और बंजर बनाकर छोड़ दिया। हमने गाय को कहा माता, तो बूढ़ी होते ही पीट कर घर से निकाला और घूरों पर प्लास्टिक खाकर मरने के लिए छोड़ दिया।
कहते हैं नागिन अपने बच्चों को खुद ही खा जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को खा जाते हैं। माता, तेरे बहुत से सपूत अब कर रहे हैं तेरे नाम का बड़े जोरों से कीर्तन। भारत माता, अपनी खैर मना। मछलियाँ, एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था। उस रात घर में साफ पानी था ही नहीं, तो सुबह तक सारी मछलियाँ मर गईं। हम तो भूल चुके थे, लेकिन एक दिन राखी अपनी कॉपी और पेंसिल देकर बोली, पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए कागज़ पर लिख दिया मछली। मैंने कहा ये लो। वो उसे बड़ी गौर से देखती रही, फिर परेशान होकर बोली, पापा ये कैसी मछली, इसकी पूंछ कहाँ और सिर कहाँ? मैंने समझाया, ये मछली का माँ, ये उसका अच्छा और ये उसकी ली, इस तरह लिखा जाता है मछली। उसने गंभीर होकर कहा, अच्छा तो जहाँ लिखा है मछली वहाँ पानी भी तो लिख दो। तभी उसकी माँ ने पुकारा तो वो दौड़ कर जाने लगी, लेकिन अचानक मुड़ी और दूर से चिल्लाकर बोली कि साफ पानी लिखना पापा। ये कविता है रंग। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल, पीले, सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। मज़ा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है। पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा, अभी तो और मज़ा आएगा। मैंने कहा, बारिश आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। दाग धब्बे। दाग धब्बे साफ सुथरी जगहों पर आना चाहते हैं। जहाँ कहीं कुछ भी होने को होता है, भले ही हत्या होनी हो किसी की, दाग धब्बे प्रकट होने को आतुर हो उठते हैं। और जब कोई नहीं आता आगे हत्यारों के खिलाफ गवाही देने, दाग धब्बे ही आते हैं। त्वचा तक सीमित नहीं होता उनका आना, वे आत्मा तक आते हैं, हादसों की तरह। और हमारे प्रिय चेहरे, बस्तियां, शहर धब्बों में बदलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ जहाँ होता है जीवन, हवा, पानी, मिट्टी, आग, जहाँ होते हैं धब्बे और दाग तो ज़रूर वहाँ होते हैं। वे जीवन की हलचल में हिस्सा बटाना चाहते हैं। वे बच्चों को देते हैं चुनौती कि हमारे बिना ज़रा खेल कर तो दिखाओ। और बच्चे तो अच्छी तरह जानते हैं कि जिनके हाथों, किताबों, कपड़ों और बस्तों पर लग जाते हैं स्याही के दाग, वे ज़रूर पास हो जाते हैं। जीवन से जूझते जवान हों या बूढ़े और बीमार, दाग धब्बे किसी को नहीं बख्शते। कौन से बचपन पर, यौवन पर या जीवन पर वे नहीं होते। हाँ, कफन पर नहीं आना चाहते दाग धब्बे, मुर्दों से बचते हैं। गंदी संदी जगहों पर कौन आना चाहता है। दाग धब्बे भी साफ सुथरी जगहों पर ही आना चाहते हैं। तो पूरा समझें इसे? नहीं सर, कुछ और कर रहे हैं। बांसुरी। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे। और जब जब हवा बांसों के इन छेदों से गुजरती तो अजीब रोनी आवाज़ें सुनाई देती। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं और एक ऐसे वाद्य के आविष्कार की शुरुआत
जिसमें बजाने वाले की सांसें बजती हैं। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। लेकिन अब जब जब बजाता हूँ बांसुरी तो राग चाहे जो हो और कैसी भी हो धुन, लेकिन उसमें कीड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। यह गिरना, चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर पाती हैं अपने गिरने के बारे में, मनुष्य कर लेते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रहीं कि गिरना हो तो घर में गिरना, बाहर मत गिरना। यानी चिट्ठी में गिरो तो लिफाफे में बचे रहो, यानी आंखों में गिरो तो चश्मे में, और शब्दों में बचे रहो, अर्थों में भले ही गिर जाओ। यही सोचकर गिरा अपने भीतर कि औसत कद का मैं 5.5 फीट से ज़्यादा क्या गिरूंगा। लेकिन कितनी ऊंचाई थी कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। चीज़ों के गिरने की असलियत का पर्दाफाश हुआ था 17वीं शताब्दी के मध्य, जहाँ पीसा की टेढ़ी मीनार की आखिरी सीढ़ी चढ़ता है गैलीलियो और चिल्लाकर कहता है, इटली के लोगों, अरस्तु का कथन है कि भारी चीज़ें तेज़ी से गिरती हैं और हल्की चीज़ें धीरे धीरे। लेकिन आज तो आप अरस्तु के इस सिद्धांत को ही गिरता हुआ देखेंगे, गिरते हुए देखेंगे। लोहे के भारी गोलों और चिड़ियों के हल्के पंखों और कागज़ों को एक साथ एक गति से गिरते हुए देखेंगे। लेकिन सावधान, हमें इन्हें हवा के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होगा। और फिर ऐसा उसने कर दिखाया। 400 बरस बाद मुझे कुतुब मीनार से चिल्लाकर कहने की ज़रूरत नहीं है कि कैसी है आज की हवा और कैसा इसका हस्तक्षेप, कि चीज़ों के गिरने के नियम मनुष्यों के गिरने पर लागू हो गए हैं और लोग, हर कद और हर वजन के लोग, यानी हम लोग और तुम लोग एक साथ एक गति से एक ही चीज़ के लिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि गौर से देखो अपने चारों तरफ चीज़ों का गिरना और गिरो। गिरो जैसे गिरती है बर्फ ऊंची चोटियों पर, जहाँ से फूटती हैं मीठे पानी की नदियाँ। गिरो प्यासे हलक में एक घूंट जल की तरह, रीते पात्र में पानी की तरह गिरो, उसे भरे जाने के संगीत से भरते हुए। गिरो आंसू की एक बूंद की तरह किसी के दुख में, गेंद की तरह गिरो खेलते बच्चों के बीच। गिरो पतझड़ की पहली पत्ती की तरह, एक कोपल के लिए जगह खाली करते हुए और गाते हुए ऋतुओं का गीत, कि जहाँ पत्तियाँ नहीं झड़ती वहाँ वसंत नहीं आता। गिरो पहली ईंट की तरह नींव में कोई घर बनाते हुए। गिरो जलप्रपात की तरह टरबाइन के पंखे घुमाते हुए, अंधेरे पर रोशनी की तरह गिरो। गिरो गीली हवाओं पर धूप की तरह इंद्रधनुष रचते हुए। लेकिन रुको, आज तक सिर्फ इंद्रधनुष ही रचे गए, उसका कोई तीर तो रचा नहीं गया। तो गिरो किसी इंद्रधनुष से छूटे तीर की तरह बंजर जमीनों को वनस्पतियों फूलों से रंगीन बनाते हुए। बारिश की तरह गिरो सूखी धरती पर पके हुए फल की तरह, धरती को अपने बीज सौंपते हुए गिरो। गिर गए बाल, दांत गिर गए, गिर गई नजर, और अब स्मृतियों के खोखल से गिरते चले जा रहे हैं नाम, तारीखें, चेहरे और रक्तचाप। गिर रहा है देह का तापमान, गिर रहा है, गिर रही है खून में मिकदार होमोग्लोबिन की। खड़े क्या हो बिजूके से नरेश, इससे पहले कि गिर जाए तुम्हारा समूचा वजूद एक बारगी। तय करो अपना गिरना, अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो, और गिरो किसी दुश्मन पर गाज की तरह गिरो, उल्कापात की तरह गिरो, वज्रपात की तरह गिरो। मैं कहता हूँ, गिर के दिखाओ तो सही। और है बात। इसी सातत्य में
अब अष्टभुजा शुक्ल जी। कविता है रहूंगा। जिस खेत में भी रहूंगा, रहूंगा तराई के धान की तरह। जिस खेत में भी रहूंगा, रहूंगा तराई के धान की तरह। असम की चाय की बागान की तरह। महोबा के घुलने वाले पान की तरह। समस्याओं के बीच समाधान की तरह। जिस गांव में भी रहूंगा, जिस गांव में भी रहूंगा, रहूंगा भाई की तरह। छुरियों की धार पर से फिसलता रहूंगा चिकनाई की तरह। गड़हियों को ढांकता रहूंगा काई की तरह। दिखूंगा सर्वत्र हाथापाई की तरह। जिस उत्सव में भी रहूंगा, जिस उत्सव में भी रहूंगा, रहूंगा नचनिया की तरह। जिस उत्सव में भी रहूंगा, रहूंगा नचनिया की तरह। नवजात शिशुओं के लिए कन्या की तरह। जिस उत्सव में भी रहूंगा, रहूंगा नचनिया की तरह। नवजात शिशुओं के लिए कन्या की तरह। पठारों के विरुद्ध हरी धनिया की तरह। पठारों के विरुद्ध हरी धनिया की तरह। जिस दौड़ में भी रहूंगा, रहूंगा घुड़सवार की तरह। जिस दौड़ में भी रहूंगा, रहूंगा घुड़सवार की तरह। लोगों के बीच समाचार की तरह। जिस दौड़ में भी रहूंगा, रहूंगा घुड़सवार की तरह। लोगों के बीच समाचार की तरह। वक्तव्य में रहूंगा उद्गार की तरह और देश में रहूंगा संसार की तरह। अगली कविता, तुम्हारा कपड़ा। भला किस काली मिट्टी में उपजा होगा कपास का हरा पौधा। भला किस काली मिट्टी में उपजा होगा कपास का हरा पौधा। किस मौसम में खिला होगा उसका रूबिया फूल। किन अंगुलियों ने चुना होगा उसका बिनौला। किन करघों ने ताना होगा ताना। किन तकलियों ने काता होगा सूत। किन बुनकरों ने बुना होगा पट। किन किन दामों पर, किन किन दुकानों पर बिका होगा, किन किन भावों पर। कहां कहां से कटा होगा कपड़ा, सोचो कहां कहां से कटा होगा वह तुम्हें आदमी बनाने के लिए। अगली कविता, जब दो लोगों के सुख समान होंगे, जब दो लोगों के सुख समान होंगे तो दोनों खोल खोल कर दिखाएंगे एक दूसरे को अपना अपना सुख। जब दो लोगों के सुख समान होंगे तो दोनों खोल खोल कर दिखाएंगे एक दूसरे को अपना अपना सुख। लेकिन जब दो लोगों की तकलीफें समान होंगी, लेकिन जब दो लोगों की तकलीफें समान होंगी तो उनमें से किसी एक को छिपानी पड़ेगी अपनी तकलीफ अगले को संभालने के लिए।
अगली कविता, डूबना तो किसी खाली बर्तन की तरह धीरे धीरे अपने में कुछ कुछ भरते हुए। डूबना तो किसी खाली बर्तन की तरह धीरे धीरे अपने में कुछ कुछ भरते हुए, पत्थर की तरह मत डूबना। उपराना उपराना तो किसी गोताखोर की तरह धीरे धीरे हाथों में कुछ लेकर उपराना। उपराना तो किसी गोताखोर की तरह धीरे धीरे हाथों में कुछ लेकर उपराना। मैला की तरह मत उपराना। जलना जलना तो जुगनू की तरह जलना और बुझना, पुआल की तरह मत जलना। फैलना फैलना तो धीरे धीरे गुब्बारे की तरह, फैलना तो धीरे धीरे गुब्बारे की तरह अपना विस्तार करते हुए, लेकिन फूटना तो गुब्बारे की तरह मत फूटना। फैलना तो धीरे धीरे गुब्बारे की तरह अपना विस्तार करते हुए, लेकिन फूटना तो गुब्बारे की तरह मत फूटना। कांकर के फूट की तरह फूटना, धीरे धीरे महमक करते हुए। बिल्कुल, कुछ कविताएं पढ़ के भी सुना दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सब पढ़ के भी मैं इस सत्र का आखिरी आदमी हूं, तो मौका मिला हुआ है, कुछ और कविताएं सुनाता हूं। ऐसा नहीं है, वो मौका बराबर सबको मिले। पद, हाँ पद सुनाते हैं, ठीक बात। श्री धनपति जी सदा सहाय, श्री धनपति जी सदा सहाय, रामगिरी से घिघियाता हूं मान अमान विहाय। श्री धनपति जी सदा सहाय, रामगिरी से घिघियाता हूं मान अमान विहाय। सोच रहा हूं नए समय से नए पाठ अब सीखूं, सोच रहा हूं नए समय से नए पाठ अब सीखूं। सबसे कठिन भूख बदहाली प्रभु लाखू हम भीखू। मन को उकसा नहीं रही, मन को उकसा नहीं रही मेघों की वप्र क्रीड़ा। मन को उकसा नहीं रही मेघों की वप्र क्रीड़ा। सही नहीं जाती अब स्वामी निर्वासन की पीड़ा। कंद मूल फल यदा कदा ही पाने को पा जाऊं, कंद मूल फल यदा कदा ही पाने को पा जाऊं। झरने का पानी पी पी कर कब तक क्षुधा बुझाऊं। भूखे बानर खो खो करते, भूखे बानर खो खो करते पैसे बिना तमाशा। तोड़ फोड़ कर कच्चे बेल भकोसे मुंह भर लाशा। भूखे बानर खो खो करते पैसे बिना तमाशा। तोड़ फोड़ कर कच्चे बेल भकोसे मुंह भर लाशा। भूल जाइए पहले का कृपया प्रतिरोध हमारा, भूल जाइए पहले का कृपया प्रतिरोध हमारा। अब न कभी सपने में होगा
धृष्ट प्रमाद दोबारा, फिर से बुला लीजिए पुर में, फिर से बुला लीजिए पुर में, पहले से कम देना, अगुली काट तोप लूंगा तन, यदि मिल गया वह मेरी रंभोर आपकी अंकशायिनी होगी, वह मेरी रंभोर आपकी अंकशायिनी होगी। मैं स्वदेश में ही बनकर घूमूंगा रमता जोगी, अलकापुरी भूल जाऊंगा, अलकापुरी भूल जाऊंगा, बीती हुई कहानी। पनिया दूध नहीं होगा तो होगा दुधा पानी, अष्टभुजा वह यक्ष नहीं अब रहा यक्ष की छाया, अष्टभुजा वह यक्ष नहीं अब रहा यक्ष की छाया। प्रिया प्यार आषाढ़ जल रहे सब धनपति की माया, प्रिया प्यार आषाढ़ जल रहे सब धनपति की माया। अभी अभी कहाँ मानुष बन पाया, अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। अभी कहाँ मानुष बन पाया, गढ़ने वाला कहाँ चाक को अंतिम बार घुमाया। कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया, कितने सांचे बने और टूटी कितनी छवि छाया। हुई कहाँ चुंबन की इति या इति प्रवेश पर काया, रति का अहका जस का तैसा, रति का अहका जस का तैसा, कामदेव छुछुआया। मिली कहाँ वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए, मिली कहाँ वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए। रुकी कहाँ वेदना प्रसव की कि कुतिया मुस्काए, मिली कहाँ वह खुशी कि जिसमें सद्यजात शिशु गाए। रुकी कहाँ वेदना प्रसव की कि कुतिया मुस्काए। कितनी टूट चुकी तलवारें, कितनी टूट चुकी तलवारें, कितने फूल खिले जल में जल की तरह कहाँ दो लोग अभेद मिले। अभी झुकेंगी डालें कितनी, अभी झुकेंगी डालें कितनी, कितने पेड़ तनेंगे। आने वाले कल को कितने दर्पण अभी बनेंगे। मन का मानुष बनने में, मन का मानुष बनने में कितने हो गए सफाया। एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया, एक अदद यह अष्टभुजा भी इसी दौर में आया। दो एक पद और सुना देता हूं। हूं अपनी हिरनी का हिरना, हूं अपनी हिरनी का हिरना, उसके लुरियाने में पाया बिना बाहु के घिरना। हूं अपनी हिरनी का हिरना, उसके लुरियाने में पाया बिना बाहु के घिरना। भ्रूभंगों के संकेतों में ऊपर नीचे गिरना। सांवर गोरी रोआ झारे जैसे दही कटोरिया, सांवर गोरी रोआ झारे जैसे दही कटोरिया। रोए तो ढुलके दो ओसें, हंसे तो हंसे अजोरिया। रोए तो ढुलके दो ओसें, हंसे तो हंसे अजोरिया। रूठे तो हो जाए सोंठ, रूठे तो हो जाए सोंठ, पर रीछे तो हो लौकी। अटखेली में सोंधी सोंधी घी जीरे से छौंकी।
मांगे तो तारे ले आऊं, मांगे तो तारे ले आऊं, दे दे तोलूं धूल, मिले तो मिलूं रंग पानी सा, सारी कटुता भूल। इस दंपति पर आंख गड़ाए सारा जगत अहेरी, इस दंपति पर आंख गड़ाए सारा जगत अहेरी, जाल बिछाए चाप चढ़ाए करता घेरा घेरी। इस दंपति पर जाल बिछाए सारा जगत अहेरी, जाल बिछाए चाप चढ़ाए करता घेरा घेरी। कोई वाल्मीकि तो होगा, कोई वाल्मीकि तो होगा, जो जग को धिक्कारे, उन निर्मम पाषाण हृदय को शब्द बाण से मारे। मुझ में हिरणी, मुझ में हिरणी, मैं हिरणी में, मैं हिरणी में, मुझ में हिरणी, फिर क्यों इतनी दूरी। अष्टभुजा की सांस सांस में महक रही कस्तूरी, अष्टभुजा की सांस सांस में महक रही कस्तूरी। आखिरी पद सुनाता हूं। तब से अब तक करो हिसाब, तब से अब तक करो हिसाब, जितनी ताब नहीं थी उससे ज्यादा थे बेताब। तब से अब तक करो हिसाब, जितनी ताब नहीं थी उससे ज्यादा थे बेताब। पांवों में दस्ताने पहने, पांवों में दस्ताने पहने, हाथों में जुर्राब, खेल बिगाड़े कितने कितने मौसम किए खराब। कौन फिदा हो गया अदा पर, कौन फिदा हो गया अदा पर, कौन किया बेआब। कितने बजे चांद कल डूबा, कब निकला आफ्ताब, कब कब काली पट्टी बांधे, कब कब काली पट्टी बांधे, कब कब कसे रकाब। कितने हुए सवाल आज तक, कितने बने जवाब। कितने बचे आदमी जिनसे नहीं किए आदाब, कितने बचे आदमी जिनसे नहीं किए आदाब। बाहर फेंक चुके हो अब तक कौन कौन असबाब। दीद बदीद हो सके कितने देखे अब तक ख्वाब, दीद बदीद हो सके कितने देखे अब तक ख्वाब। गए किसी मकतब में भी या बस रह गए किताब। खुद बन बैठे तुर्रा खां, खुद बन बैठे तुर्रा खां, या पाए कहीं खिताब। दाबो दाब मचाए रहते क्यों अठभुजा जनाब, दाबो दाब मचाए रहते क्यों। धन्यवाद। हाँ, उसके बाद जाया जा सकता है। बहुत अच्छे युवा कवि हैं, बहुत जिम्मेदार। उनके संग्रह का नाम ही है अतिक्रमण। तो इस पूरी कविता को किसी तरह की वकालत की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इस समकालीन हिंदी कविता की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है, इस कविता के साथ जो दिक्कत आ रही है वो ये है, आप सावधान न हो, मैं समकालीन कविता पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ, उसकी ओर से कहने जा रहा हूँ। वो ये है कि कोई समकक्ष आलोचनात्मक पर्यावरण इसका नहीं है, ये एक मानी हुई बात है। और उसके वैविध्य से इस तरह से साक्षात होते हुए ये दुख होता है कि हिंदी के विभागों ने, विश्वविद्यालयों ने इसमें हमारी कोई ख़ास मदद नहीं की है। इस अफसोस के साथ
सर आपकी राजेश जी, और 1 मिनट में सर एक कविता पूरी हो जाएगी। ठीक है, हो आइए सर। एक एक कविता का सत्र हम और कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बाबूशाह कोहली को, वो आए, प्रसन्न मन आए। मैं कह रही थी कि मुझे कविता, एक तो मैं यूं भी कम लिखती हूँ और सुनाना तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। ताज़ा कविता है और इसका भी शीर्षक नहीं हो पाया है। पिछले महीने पूरी की थी ये कविता। दोस्त, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब तुम रोना चाहते थे बहुत ज़ोरों से, तुम घिरे हुए थे मसखरों से उस वक्त। दोस्त, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब तुम रोना चाहते थे बहुत ज़ोरों से, तुम घिरे हुए थे मसखरों से उस वक्त, तुम्हारी बाईं आंख से टपकी थी एक बूंद उस चवन्नी के बराबर जिसे इस पीढ़ी के बच्चों ने कभी देखा तक नहीं। तुम्हारे उस दुर्लभ सिक्के को पानी भरे बैलून के मामूलीपन में बदलने का करतब जानते हैं मसखरे। मेले में दिखाते वे लाई लप्पा का खेल, सफ़ेद बाल वाले नन्हे मुन्नों को बैलून बेच देते हैं। क्या तुम भागे हो कभी डर कर उस मेले से दूर, बहुत दूर किसी अंधेरी कोठरी की ओर, जहाँ तुम्हारी एक एक बूंद टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाती हो। कितनी ही बार कार्ल सेगन फुसफुसा जाता कानों में। कार्ल सेगन बहुत प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी हुए हैं। कितनी ही बार कार्ल सेगन फुसफुसा जाता कानों में, बाबूशाह हम बने हैं सितारों की धूल से। नहीं कार्ल, मुझे बताना है तुम्हें, सितारे बने हैं कुछ लोगों की आंखों की धूल से। नहीं कार्ल, मुझे बताना है तुम्हें, सितारे बने हैं कुछ लोगों की आंखों की धूल से। पैसा आंखों की धूल है उनके लिए जिनकी आंखें टकसाल हैं। पैसा आंखों की धूल है उनके लिए जिनकी आंखें टकसाल हैं। दोस्त, अंधेरे जानते हैं उन लोगों की इज्जत करना जो कोने में छुपकर अब भी गढ़ लेते हैं दुनिया से गुम चुके छोटे छोटे सिक्के। आकाश और कुछ नहीं, उनकी चमचमाती चवन्नियों का म्यूजियम है। आकाश और कुछ नहीं, उनकी चमचमाती चवन्नियों का म्यूजियम है। जाने कौन रहा होगा वह बावला जिसने मसखरों की दुनिया से घबराकर सूरज बना दिया था। एक दिन मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी पूरब में जड़ी दमकती चवन्नी। मैं उसे चवन्नी कमाना सिखा दूंगी। दोस्त, मैं उसे बनाऊंगी दुनिया की सबसे अमीर लड़की जो महज एक चवन्नी में संसार भर का अंधेरा मोल ले लेगी, जिसकी चवन्नी की बदौलत तुम्हारी 2 कौड़ी की दुनिया रोशन हो रहेगी। कविता का शीर्षक है लेकिन तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो। ये 70 के दशक की एक अभिनेत्री हैं विद्या सिन्हा, अभी भी किसी किसी विज्ञापन फिल्म में दिखाई देती हैं। वो विद्या सिन्हा नहीं है बिल्कुल भी। तुम शब्बर चाचा के घर की बगल में भी रह सकती थी। तुम गुलिस्तान प्राइमरी स्कूल में पढ़ भी सकती थी। तुम्हारे अब्बू शहनाई भी बजा सकते थे। लेकिन 62 की उम्र में तुम उठती हो और वर्सोवा पुलिस थाने जाकर अपने 71 साल के पति नेताजी सालंके के खिलाफ उत्पीड़न का मुकदमा लिखा देती हो। तुम्हारे साथ बदसलूकी हुई है, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए।
तुम जो कर सकती थी कर आई हो, और ये दुबली पतली खबर देश में फैल भी गई है। फ्लैट का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लो। थोड़ी देर में आएगा दिनेश ठाकुर, हाथ में रजनीगंधा के फूल लिए, या अमोल पालेकर भी आ सकता है, या मैं भी आ सकता हूँ। कोई न कोई आएगा। उसके दरवाज़ा खटखटाते ही फिल्म शुरू होती है। 60 के अंत की फिल्म, 70 के शुरू की फिल्म, शहर आने की फिल्म, जेल जाने की फिल्म, बहुत ज़्यादा लोगों से कम लोगों की फिल्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिल्म या पब्लिक सेक्टर की फिल्म शुरू होती है एक फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाने से। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच सिर्फ दरवाजे भर की दूरी नहीं है। बहुत से ज़माने हैं और बहुत से लोग। विद्याचरण शुक्ल हैं और B.R. चोपड़ा हैं और प्रकाश मेहरा हैं और मनमोहन देसाई हैं और आनंद बख्शी हैं और ठाएं ठाएं और ढेशुम ढेशुम और ढैं है, और घटिया फिल्में हैं और अत्यंत घटिया राजनीति है और आपातकाल है। दरअसल गिरावट के अंतहीन मुकाबले चल रहे हैं मेरे और तुम्हारे बीच की जगह में, और तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय तुम क्या कर रही होगी। क्या कर रही होगी तुम, हिंदी फिल्मों की एक गुमनाम और मीडियोकर अभिनेत्री। तुम परवीन बॉबी या जीनत अमान भी तो हो सकती थी। तुम मणिकौल की सिद्धेश्वरी में विद्याधरी भी बन सकती थी। तुम मन्नू भंडारी भी हो सकती थी व्यास सम्मान ग्रहण करती हुई। तुम मेरी नानी भी हो सकती थी, बेटी हो सकती थी तुम, वो बहन हो सकती थी जिसकी शादी तुम्हारे अस्तित्व की तरह ढहा दी गई थी एक दिन। मेरी बीवी हो सकती थी तुम। मेरी माँ 60 साल की हैं और तुम 62 की। मेरी माँ हो सकती थी तुम। मेरी माँ हो सकती हो तुम। अम्मा, यही बनता है एक मानवीय संबंध। मैं इसे दर्ज करता हूँ और अपने पिता से तुम्हारी बात पक्की करता हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो ये सब तभी, लेकिन तुम हो कि मुकदमा लिखा देती हो। अब इसको कोई किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए इस सत्र को। देवल जी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है काव्य पाठ का, तो मैं नरेश जी से निवेदन करता हूँ कि वे आएं। और अब कितना है? समय हो गया। समय नहीं है, इसके बावजूद कविता के लिए। अच्छा तो ठीक है। मैं एक इसकी 4 पंक्तियाँ सुशील शुक्ला की लिखी हुई हैं, भोपाल में हैं, और फिर मुझे लगा कि इस कविता को थोड़ा और लिखना चाहिए। वो एक कविता का शीर्षक है धूप निकलती है। धूप निकलती है, रोज सवेरे धूप निकलती है, और धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। धूप निकलती है, और धूप से पहले चिड़ियाँ गाती हैं, उससे पहले रंग बिखरते हैं। धूप से पहले चिड़ियाँ गाती हैं, उससे पहले रंग बिखरते हैं, उससे पहले मोती झड़ते हैं, तब जाकर के धूप निकलती है। पर किसी किसी दिन बदली होती है, किसी किसी दिन बदली होती है, और धूप की अदला बदली होती है। पर ऐसा कुछ दिन ही होता है। बोलो लोगों, फिर क्या होता है? धूप निकलती है। एक कविता और सुनाओ, बच्चों के लिए लिखी है कि टिल्लू जी स्कूल गए और बस्ता घर पे भूल गए। टिल्लू जी स्कूल गए और बस्ता घर पर भूल गए, तो रास्ते भर थे डरे डरे, मगर गेट पर अरे अरे छुट्टी का नोटिस लटका। देख खुशी से फूल गए और दोनों बाहें मम्मी की डाल गले में
झूल गए, टिल्लू जी स्कूल गए और बस्ता घर पे भूल गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे काव्य पाठ के दौरान खासा सन्नाटा था, तो मुझे लगा कुछ बच्चों की कविता सुनाऊं, तो शायद कुछ तो हुआ उसका सब। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ बैठे हुए लोगों के। तो रघुवीर सहाय की महान काव्य पंक्ति फिर से याद आई है कि सन्नाटा छा जाए जब मैं कविता सुनाकर उठूँ। ये हम कविता के एक बुनियादी जो प्रतिश्रुति है, शायद हो सकता है सिर्फ मेरी हो, कि हम कविता के इनसाइडर्स हैं, समकालीन हिंदी कविता के भीतर के लोग। और मैंने यहाँ सभागार में मंच के ऊपर और नीचे बैठे हुए तमाम लोगों को हज़ारों हज़ारों की भीड़ में कविता पढ़ते और लोग का समर्थन पाते देखा है, और लोग हमारा किस दिशा की ओर अग्रसर है ये भी हम देख रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया शुरुआत मुझे लगती है कि ठीक है, हमारी कविता के रिस्पांस का एक रंग ये भी है, और इसको बहुत शिद्दत से और पूरी नेकी से, ईमान से हम स्वीकार करते हैं। और हम तो ये कामना करते हैं, किसी खलसुख में नहीं, कि आने वाले सत्रों में भी ऐसा ही हो। शुक्रिया।